हेलो फ्रेंड्स, और लाइफ कैसी चल रही है? कभी खुशी कभी गम, इसी का नाम जिंदगी है। ये हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। ये सफर यूं ही कट जाना है, कुछ पाना है और कुछ खोना है, पर आशा और विश्वास का साथ हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर घनेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। फ्रेंड्स, अब तक हमने सीखा कि डिप्रेशन ये बहरूपिया बीमारी भिन्न भिन्न रूप में कैसे हमारी जिंदगी में आती है और हमारे खुशहाल जीवन को पूरी तरह से उजाड़ देती है। वेलकम टू माय चैनल मेंटल वेलनेस बाय डॉक्टर प्रियदर्शी। मेरा नाम डॉक्टर प्रियदर्शी श्रीवास्तव है। मैं एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। लखनऊ शहर में पिछले 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं अपने चैनल द्वारा मेंटल इलनेस के प्रति अवेयरनेस का एक मूवमेंट शुरू करना जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, क्योंकि मेंटल इलनेस की फील्ड इतनी नेग्लेक्टेड है और स्टिग्मा से भरी हुई है कि हम ऐसे पेशेंटों को बड़े गिरी नज़र से देख रहे हैं और उन्हें ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम और आप एक साथ मिलकर उन लोगों की एक आशा की किरण बन सके। आज के वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप डिप्रेशन की कंप्लेंट लेके साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपसे क्या क्या सवाल पूछे, वो आपके माइंड में घुसकर कैसे उस डिप्रेशन का कारण पता लगाएगा और उस डिप्रेशन को ठीक करने का आपके साथ मिलकर एक ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर पाएगा। साइकेट्रिस्ट और उसके पेशेंट का एक अनोखा रिश्ता होता है। ये रिश्ता जो अन्य डॉक्टर ने, जैसे जनरल सर्जन है, मेडिसिन के डॉक्टर है, उनका जो पेशेंट से होता है उससे रिश्ता ये काफ़ी अलग होता है, क्योंकि बाकी डॉक्टर पेशेंट के शरीर को ठीक करते हैं, बल्कि साइकेट्रिस्ट पेशेंट के मन को ठीक करते हैं। और पेशेंट के मन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। पेशेंट हम लोग को ऐसी ऐसी बातें बताता है जो बातें उसके फैमिली मेम्बर्स तक को नहीं पता होती। वो हम पे इतना भरोसा करता है, तो इसलिए हमें उनके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और उनका हम सफ़र हमराज बनकर बिना उन्हें जज किए उनकी बातों को बड़ी ध्यान से सुनना पड़ता है। फ्रेंड्स, हम जब पेशेंट का इंटरव्यू लेते हैं तो हम उससे कुछ ज़रूरी सवाल पूछते हैं। यही सवाल और इनके जवाब डिसाइड करते हैं कि हम पेशेंट को कैसे उसका ट्रीटमेंट दे सकें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आपको अगर डिप्रेशन है तो वो कितने दिन से है। अगर ये पहला एपिसोड है तब ठीक है, पर अगर इससे पहले भी आपको डिप्रेशन का एपिसोड आ चुका है तो हम लोग उसकी पूरी हिस्ट्री में जाते हैं कि उस डिप्रेशन का कारण क्या था और उस समय क्या क्या दवा चली थी, क्योंकि जो दवा अगर पिछले एपिसोड में चली हैं और उस पर पेशेंट रिस्पॉन्ड किया है तो इस एपिसोड में भी उसके रिस्पॉन्ड करने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं उन्हें सालों से डिप्रेशन है। ऐसे में डायग्नोसिस पेशेंट की चेंज हो जाती है। इसको क्रोनिक डिप्रेशन या डिस्थाइमिया भी कहते हैं। ये बहुत ही जटिल बीमारी है। इसका इलाज सालों तक चलना है और इसमें काउंसलिंग और मेडिसिन दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद हम लोग डिप्रेशन के स्ट्रेसर की ओर जाते हैं। हम पता करते हैं कि पेशेंट की लाइफ में कौन से स्ट्रेस रहे हैं। ये स्ट्रेस कई प्रकार के होते हैं और जो स्ट्रेस के अंदर डिप्रेशन होता है उसको रिएक्टिव डिप्रेशन भी कहा जाता है। स्ट्रेस जैसे क्रोनिक स्ट्रेस जो बहुत सालों से पेशेंट झेल रहा है, उसे कोई लंबी बीमारी हो या कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप हो या कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जो सालों से झेल रहा है, तो ये क्रोनिक स्ट्रेस डिप्रेशन के रूप में प्रेसिपिटेट करता है। दूसरा स्ट्रेस होता है अक्यूट स्ट्रेस, कि सडन इवेंट लाइफ में कोई ऐसी आ जाए, लाइफ में बदलाव आ जाए, किसी का ब्रेकअप हो जाए, किसी की शादी हो जाए, ये भी एक अक्यूट स्ट्रेस का ही पार्ट होता है। तो ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो पेशेंट डिप्रेशन में कभी कभी चला जाता है। फिर चाइल्डहुड स्ट्रेस, अगर किसी आदमी का या बच्चे का चाइल्डहुड में सेक्सुअल अब्यूज़ या फिजिकल अब्यूज़ बहुत लंबे तौर तक किया गया है तो उनमें डिप्रेशन डेवलप करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर फ्रेंड्स, एक तरह का स्ट्रेस होता है PTSD। PTSD इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि अगर किसी के साथ ऐसी दुर्घटना घटे जिससे उसमें जान का खतरा था, उसको बिल्कुल झकझोर के रख दे, जैसे आप 9/11 टेररिस्ट अटैक के सर्वाइवर्स हो गए, सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, तो उन लोगों की मानसिकता पे बहुत बुरा असर पड़ता है और वो लोग डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स मैनिफेस्ट करते हैं, जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहा जाता है। और ग्रीफ भी एक प्रकार का डिप्रेशन ही है जो लोग उसके थ्रू गुजरते हैं जब वो कोई अपना प्रियजन, कोई जिसे वो बहुत चाहते हों, वो उनसे दूर चला जाए या उसकी जान चली जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ग्रीफ डायग्नोस हम लोग करते हैं।
इसके बाद आते हैं हम अगले डिप्रेशन, जिसे मेलनकोलिया कहते हैं या इसे एंडोजेनस डिप्रेशन भी कहते हैं। जनरली ये बिना किसी स्ट्रेसर के, आप पेशेंट से पूछेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी इवेंट घटी या सडनली कुछ हुआ जैसे आप डिप्रेशन में चले गए, तो पेशेंट कुछ रीज़न नहीं बता पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एंडोजीनस डिप्रेशन की डायग्नोसिस करते हैं। इन लोगों के फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन बहुत स्ट्रांग रहता है और इनको यंग एज से ही डिप्रेशन शुरू हो जाता है। एक हिस्ट्री हमें बहुत ज़रूरी पूछनी होती है डिप्रेशन के पेशेंट में, वो है हिस्ट्री ऑफ मेनिया। मेनिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आदमी बहुत ही खुश महसूस करता है, उसे लगता है वो दुनिया का राजा है, वो बहुत अत्यधिक पैसा खर्चा करने लगता है, वो बहुत ही चरम सीमा के सुख में चला जाता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट कभी मेनिया में चला जाता है, कुछ दिनों तक मेनिया में रहता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, फिर कभी डिप्रेशन में चला जाता है। तो अभी तक हमने जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात की थी वो यूनिपोलर डिप्रेशन है, मतलब उसमें कभी मेनिया या हाइपोमेनिया के सिम्टम्स नहीं आए हैं लाइफ में। अगर बाइपोलर डिप्रेशन होगा तो उसका इलाज बिल्कुल ही अलग होता है। इसीलिए हम लोग को फैमिली में हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट में कहीं पास्ट में कोई मेनिया का एपिसोड तो नहीं आया था, और किसी फैमिली मेम्बर में अगर बाइपोलर की हिस्ट्री है तब भी ये डिप्रेशन यूनिपोलर से बाइपोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फैमिली हिस्ट्री लेने का एक ये भी फ़ायदा है कि अगर फैमिली में किसी को पेशेंट जैसी ही सिमिलर डिप्रेशन की बीमारी है तो उसको जो दवा रिस्पॉन्ड करे है, जिस पेशेंट को, जो पेशेंट का जो फैमिली मेम्बर है, अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और कोई दवा को वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वही दवा इस पेशेंट में भी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। इसीलिए हम पेशेंट से अपने फैमिली मेम्बर्स के भी प्रिस्क्रिप्शन लाने को कहते हैं। भले ही हम मन के डॉक्टर हैं पर हमें शरीर का चेकअप करना और उसका एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार पेशेंट को डिप्रेशन उसकी शारीरिक बीमारी के बाद डेवलप करता है। जो शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारी अगर किसी में रहती है तो वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन करा देती है और वो उनमें डिप्रेशन के लिए प्रोन कर देती है। इसलिए आप भले ही हम मन के डॉक्टर हैं पर हमें बॉडी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। हमारी दवाएं जो हम पेशेंट को देंगे वो शरीर पे साइड इफ़ेक्ट डालेंगी या उसकी बीमारी को कम या ज़्यादा करेगी। इसलिए हमें फिजिकल चेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है। मानसिक रोगों की एक खास बात है, ये कभी अकेले नहीं आता, ये साथ लेके आता है। 80 to 90% ऑफ डिप्रेशन में या तो एंजाइटी डिसऑर्डर या साइकोसिस या बाइपोलैरिटी, कुछ ना कुछ कोमॉर्बिडिटी जरूर रहती है, और बहुतों में तो पर्सनालिटी प्रॉब्लम रहती है जो उन्हें डिप्रेशन के लिए प्रोन करती है। इसलिए हम जब डिप्रेशन की हिस्ट्री लेते हैं तो उसके साथ साथ हम बाकी डिसऑर्डर को दरकिनार नहीं करते, उसको भी माइंड में रखे रहते हैं और सोचते हैं कि कहीं ये डिप्रेसिव सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया में तो नहीं डेवलप हो रहे हैं या बाइपोलर के पेशेंट में तो नहीं डेवलप हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें दूसरी मानसिक रोगों की हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, साइकेट्री की हिस्ट्री लेने में बहुत समय लगता है। हमें आइडियली पेशेंट को 40 से 45 मिनट देना पड़ता है। हम पेशेंट का एक लाइफ स्केच बनाते हैं, बचपन, उसके जन्म से लेकर उसके बचपन में उसका व्यवहार कैसा था, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस आया कि नहीं, उसका स्कूलिंग, उसके कॉलेज की हिस्ट्री, उसके फैमिली में रिलेशनशिप्स, उसके बाद उसके लाइफ में जो चेंजेस आए, उसकी मैरिज की हिस्ट्री और वर्क प्लेस पे ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। इन सारी हिस्ट्री को लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मनुष्य का जो मानसिक विकास है वो लाइफ के हर स्टेज में होता रहता है, और हमें पता करना होता है कि इस लाइफ के इतने सालों में क्या क्या स्ट्रेस पेशेंट ने झेले हैं और उन स्ट्रेसेस को कैसे हैंडल किया है। ये सब चीज़ें जान के ही हम पेशेंट को असली मायने में जान पाएंगे, उसकी अच्छी काउंसलिंग कर पाएंगे, उसकी पर्सनालिटी को बदल पाएंगे। पेशेंट से बात करते करते हम उसकी पर्सनालिटी का भी अंदाज़ा लगाते हैं। हम देखते हैं कि बीमारी होने से पहले उसकी पर्सनालिटी कैसी थी। इसके लिए हम उनके रिश्तेदारों से पूछते हैं, उनके फ्रेंड से पूछते हैं, और बीमार होने के बाद उसकी पर्सनालिटी कैसी हो गई है। एक तरह की पर्सनालिटी होती है जिसे कहते हैं न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म हमें प्रोन करती है डिप्रेशन के लिए। जिन लोगों में न्यूरोटिसिज्म होता है वो लोग छोटी छोटी बात को दिल में ले लेते हैं, अत्यधिक चिंता करते हैं और फ्रस्ट्रेशन टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। कोई अगर उनकी बात को ना कर दे तो वो हठात से गुस्सा हो जाएंगे और हर बात को दिल में ले लेते हैं। ऐसे लोगों के आंख में आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं और वो अनसर्टेनिटी को झेल नहीं पाते। हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि अगर पेशेंट में ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट है तो उसकी प्रोग्नोसिस उतनी अच्छी नहीं होगी। उसे एक अच्छी काउंसलिंग, उसके पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ेगा ताकि वो इस डिप्रेशन से उबर सके।
उसके बाद हमें पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम भी देखना होगा कि पेशेंट अकेले रहता है कि फैमिली मेम्बर्स हैं, शादीशुदा है कि अकेला है, क्योंकि पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम दवा का रोल करता है। अगर पेशेंट अकेला रहेगा, उसका फाइनेंशियल उसको कोई पैसा नहीं है, तो वो हमेशा स्ट्रेस में ही रहेगा, उसका डिप्रेशन सही नहीं होगा जब तक उसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा। डिप्रेशन के एक महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन में आते हैं जो सबसे खतरनाक है और जानलेवा है, इसे कहते हैं सुसाइड। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो आमतौर पर 6 से 7 साल के बाद आता है। इसका मतलब है पेशेंट सालों से परेशान होता है, हजारों डॉक्टरों को दिखा चुका होता है, और साइकेट्रिस्ट के पास तब पेशेंट आता है जब सारे डॉक्टर हार मान चुके हैं, हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि हम ठीक नहीं कर पाएंगे। उस समय पेशेंट बहुत होपलेस, हेल्पलेस सा होता है, और कई पेशेंटों में तो जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। इसलिए एक साइकेट्रिस्ट को बेझिझक होकर पेशेंट से पूछना पड़ता है कि कहीं उसे सुसाइड करने के आइडियाज़ तो नहीं आते, क्या उसने सुसाइड करने की कोई प्लानिंग की है, क्योंकि हमारी दवाओं का असर आने में भी महीनों लग जाता है। तो तब तक हमें पेशेंट को एक सब्र देना है, एक आशा देनी है कि वो ठीक हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि न्यूरो की दवाएं उल्टा असर करती हैं, तो पेशेंट की एंग्जाइटी बढ़ जाती है, तो वो सोचने लगता है कि मैं अब ठीक ही नहीं हो पाऊंगा। तो इसीलिए सुसाइड रिलेटेड क्वेश्चंस पेशेंट से पूछना बहुत ज़रूरी है। और पेशेंट ने अगर पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो हमें सचेत हो जाना चाहिए और उसके फैमिली मेम्बर्स को कहना चाहिए कि वो उसकी रक्षा करें। आमतौर पे आप देखे होंगे कि साइकेट्रिक प्रैक्टिस जो होती है वो ओपीडी की प्रैक्टिस होती है। पेशेंट आता है, हम उसे दवाएं लिखते हैं और वो घर चला जाता है। पर कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, और मेंटल असाइलम्स की मीडिया में ऐसी खराब छवि बनी हुई है, उसे पागल खाना कहा जाता है, पर ये आपको नया जीवन दे सकता है। तो हमें कई परिस्थितियों में पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है। अगर पेशेंट एक्टिवली सुसाइडल है, अगर पेशेंट का कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, पेशेंट की शारीरिक हालत बहुत खराब है, तो उसे भर्ती करके उसे मेडिकल सपोर्ट और साइकेट्रिक सपोर्ट वो पूरा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बहुत से पेशेंट आप डिप्रेशन के पाएंगे जिनमें एंगर बहुत होता है, गुस्सा होता है, और उनमें इंसाइट नहीं होती। वो अपनी बीमारी को एडमिट नहीं करते, वो कहते हैं वो ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उससे उनके प्रियजनों की लाइफ पे पूरा हाहाकार और बवाल मचा रहता है। ऐसी परिस्थितियों में भी हमें कभी कभार रिलेटिव्स की मदद से पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। पेशेंट को एडमिट करने के भी अपने ही फायदे हैं। जब आप किसी फैसिलिटी में जाते हैं तो वहाँ पे आपका डेली प्राणायाम होता है, योगा होता है, जिससे आपकी बॉडी की रिदम रेगुलेट होती है। बहुत से पेशेंट दिन भर सोते रहते हैं, रात भर जगते रहते हैं, पर जब आप हमारे फैसिलिटी में आते हैं तो पेशेंट की हम लोग एक डाइट डिसाइड करते हैं, उसका डेली का रूटीन डिसाइड करते हैं। इसी से ही आधे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। बहुत से लोग अपने घर के माहौल के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इन फैसिलिटीज़ में उनके घर का माहौल बदल जाता है। उनकी रेगुलर काउंसलिंग होती है, घंटों तक काउंसलिंग होती है, और कोई भी इमरजेंसी आ जाए या इमरजेंसी का एंजाइटी का अटैक पड़ जाए, पैनिक अटैक पड़ जाए या साइकोटिक अटैक पड़ जाए, तो हम डॉक्टर्स उन्हें 24 घंटे मॉनिटर करते हैं और उन्हें तुरंत रिलीफ दे सकते हैं। अगर टैबलेट से आराम नहीं मिला तो इंजेक्शन से रिलीफ दे सकते हैं। इसलिए पेशेंट को भर्ती अगर करना पड़ रहा है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं। साइकेट्रिस्ट पेशेंट का साथी होता है। हम लोग कोई ट्रीटमेंट आप पे फोर्स नहीं करते। साइकेट्री में दवा का भी रोल है और काउंसलिंग का भी रोल है। अगर आप दवा नहीं खाना चाहते हैं तो हम आपकी काउंसलिंग करते हैं और देखते हैं कि उससे इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं। बहुत से लोग काउंसलिंग नहीं चाहते हैं, वो दवा चाहते तो उन्हें हम दवा देते हैं। कोई ट्रीटमेंट यहाँ फोर्स नहीं किया जाता इस ब्रांच में। ये लोगों में गलत धारणा है कि साइकेट्रिस्ट डरावना है, वो आपके साथ कुछ ऐसा गड़बड़ कर देगा। साइकेट्री की जो इलनेसेस होती हैं वो अन्य शारीरिक इलनेस की तरह ही माइंड और बॉडी की इलनेसेस होती हैं। बॉडी में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाते हैं, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर डिसऑर्डर होते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि मानसिक रोग शारीरिक रोग जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, और इसके प्रति स्टिग्मा खत्म करना होगा। आज हमने आपके साथ शेयर किया एक साइकेट्रिस्ट किसी डिप्रेशन के पेशेंट को किस तरह से देखता है, किस तरह से उसे इवेल्युएट करता है, और वो और पेशेंट दोनों एक साथ मिलकर ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये मैंने आपसे इसलिए साझा किया है क्योंकि समाज में साइकेट्रिस्ट के प्रति बहुत ही अवहेलना की जाती है। आपको डरना नहीं है, आपको बेझिझक होकर अपनी सारी तकलीफ़ें हमें बतानी है। हम आपको ध्यान से सुनेंगे, आपको समझेंगे। अगर आप अपनी तकलीफ नहीं बता सकते हैं
तो आपके साथ कोई रिलेटिव आके आपकी तकलीफ बता सकता है। पर हार नहीं मानना है। मानसिक रोग से हार आप मानेंगे ऐसा नहीं है। आजकल हजारों दवाइयाँ आ गई हैं, काउंसलिंग टेक्निक्स आ गई हैं, सर्जरी आ गई है, जिससे मानसिक रोग का इलाज संभव है। बहुत से लोग बोलते हैं मानसिक रोग का कोई इलाज नहीं होता, इसकी दवा आपको एडिक्ट बना देती है। ये सब एक भ्रांतियाँ ही हैं, इन बात पर विश्वास मत करें। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।